गुड इवनिंग एवरीवन। आईएएस थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ लेकर के आया हूँ हिस्ट्री ऑप्शनल का नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने है। जैसे आपको पता है कि हिस्ट्री ऑप्शनल के हम लोग लेक्चर्स पढ़ रहे थे, एंशिएंट हिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया था और हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कर लिया था। तो आज से स्टार्ट कर रहा था हमें वैदिक एज, है ना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन वैदिक एज। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों से आग्रह है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, है ना। गरीब से गरीब तबके तक पहुँचाएं ताकि वो इसका लाभ उठा सके और कम से कम फीस, जीरो फीस में वो अपना स्वप्न पूरा कर सके। हिस्ट्री ऑप्शनल का लेक्चर है, इट इज ऑल्सो रिलेवेंट फॉर जीएस। तो वैदिक एज में हम लोग बात करने जा रहे हैं और ऑप्शनल के हिसाब से बात करने जा रहे हैं, प्रिलिम्स के हिसाब से हिस्ट्री के लेक्चर्स बाद में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है, सबसे पहले देखिए आपको पता है, पहले इंट्रो दे दूँ। इंट्रो क्या है? देखिए वैदिक एज जो था, हड़प्पन सिविलाइजेशन तकरीबन खत्म हुआ 1750 बीसी में, है ना। उसके बाद आया वैदिक एज। तो कम से कम 250 साल बाद, 250 साल बाद आया वैदिक एज, जिसको कहते हैं अर्ली वैदिक एज। क्या कहते हैं? अर्ली वैदिक एज। दिस अर्ली वैदिक एज स्पैन फ्रॉम ऑलमोस्ट 1500 बीसी टू 1000 बीसी। और फिर उसके बाद आया लेटर वैदिक एज। हर जगह हम अर्ली वैदिक एज को EVA लिखेंगे और लेटर वैदिक एज को हम LVA लिखेंगे। दो पार्ट में लेक्चर आएगा, एक आज, एक नेक्स्ट और एक एड ऑन, है ना, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करता हूँ प्रीवियस ईयर के। ठीक है, ये था ऑलमोस्ट 1000 बीसी से 600 बीसी में। ठीक। अर्ली वैदिक एज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स थे, अर्ली वैदिक एज का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स था वो था ऋग्वेद। आपको पता है 4 वेद हैं जो इस पीरियड के सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हैं लेकिन बहुत कम है। 4 सोर्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इसके, दैट इज पहला है ऋग्वेदा, है ना। और वो अर्ली वैदिक एज में लिखा था। लेटर वैदिक एज में 3 और वेदा लिख लिए गए, ठीक है, जिसका नाम है सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो कोई भी सवाल आए हिस्ट्री ऑप्शन में वैदिक एज में, तो सबसे पहले तो हमेशा समझिए हिस्ट्री ऑप्शन में सबसे पहले सोर्सेज जरूर मेंशन किया करिए कि हाँ भाई इस चीज से रिलेटेड हमारे पास ये सोर्सेज हैं और इनके बेसिस पे हमें बात लिख रहे हैं। आपने तो देखा नहीं है वैदिक एज में क्या था, तो हमेशा लिखिए। थोड़ा और इंट्रो में बता दूं कि कौन सा वेद किस चीज से रिलेटेड है। देखिए ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ हिम्स है, ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ हिम्स है। सामवेद में, ठीक है, चैंटिंग ऑफ हिम्स से रिलेटेड बातें हैं, है ना। मतलब सॉन्ग है, हिम्स इन फॉर्म ऑफ सॉन्ग है, हिम्स इन फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स है। यजुर्वेद जो है वो रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस से डील करता रहा है। और अथर्ववेद है जादू टोना, जिसे कहते हैं ब्लैक मैजिक, या आप कह सकते हैं मैजिक, स्पेल्स, चार्म्स, है ना, स्पेल्स, चार्म्स, मैजिक, ब्लैक मैजिक इन एक्सेट्रा, इनसे डील करते हैं। ठीक। तो ये सोर्स है, आपको ध्यान रखना है। किसी भी किसी भी वेद के, समझिएगा, किसी भी वेद के 4 पार्ट रहते हैं। ये सब इंट्रो में मैं बता रहा हूँ, 4 पार्ट होते हैं। ठीक। पहला होता है संहिता, फिर होता है ब्राह्मणा, फिर होता है अरण्यकाश, फिर होता है उपनिषद। ठीक है। संहिता, ब्राह्मणा, ये बेसिकली इंट्रो है संहिता किसी भी वेद का। ब्राह्मणा क्या है, उसकी जो बॉडी होती है वो है। अरण्यकाश को कहते हैं फॉरेस्ट बुक्स, है ना, क्योंकि मेनली ये फॉरेस्ट में लिखा जाता था। एंड उपनिषद्स, इसको जो कहते हैं किसी चीज का क्रक्स, ये क्रक्स ऑफ वेदास है ना। ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं प्रीलिम्स से बात करूँ वहां बात करूंगा, फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि ये है। दिस इज इंट्रो रिगार्डिंग सोर्स ऑफ वेदास, है ना। अब बात करते हैं, तो देखिए पूरे चैप्टर को हम हिस्ट्री ऑफ सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ेंगे। हम हमेशा हर चीज को, जैसे हम पॉलिटिकल लाइफ पढ़ने जा रहे हैं तो उसको 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। लेटर वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज। सोशल लाइफ, LVA EVA, है ना। इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजियस लाइफ एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज, 1000 नहीं सॉरी 1500 से
1500 से 1000 BC, 1500 से 1000 BC, है ना। पॉलिटिकल लाइफ ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज क्या क्या था देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पॉइंट्स डील कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, और इसकी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ आप कैसे लिखना है आंसर वो पता होगा, ये मैं पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो पॉलिटिकल लाइफ ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज, तो सबसे पहली जो बात है ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज पॉलिटिकल लाइफ जो थी, सबसे पहले वो एक ट्राइबल लाइफ थी। कैसी थी? ट्राइबल लाइफ थी। मतलब लोग मेनली नोमैड्स थे, है ना, नोमैड्स थे वो, बस एक कोई सेडेंटरी लाइफ नहीं थी, नोमैड्स थे वो, मूवमेंट पे करते रहते थे। क्या करते रहते थे? मेनली मूवमेंट करते रहते थे, और ये एक ट्राइबल लाइफ थी, ठीक है। सेकंड जो हम बात करें, नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। किसी भी स्टेट का कोई, ट्राइब जो था वो लार्जेस्ट यूनिट था, ठीक है। जैसे लार्जेस्ट यूनिट था ट्राइब, कोई भी अपनी वफादारी, अपनी लॉयल्टी ट्राइब्स को ऐसे एसोसिएट करता था, क्योंकि ट्राइबल लाइफ थी, कोई एज सच किंगडम्स और ये सब नहीं था, ठीक है। डेमो ट्राइब्स के अंदर ही डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स थे, है ना, डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स प्रेजेंट थे ट्राइब्स के अंदर। क्या क्या थे डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स? तो 4 परिषद थे, है ना, सभा, समिति, विधत, परिषद, ठीक, और एक होता था गना। सभा जो था, ठीक है, ये ऑल ओल्डर मेंबर्स जो थे उस ट्राइब के, वो उसके मेंबर हुआ करते थे और इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया करते थे, जिसे मार्गदर्शन मंडल कहते हैं। समिति जो होती थी, ठीक है, वो यंग लोग होते थे, और ये सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स की डेलिब्रेशंस होती थी, रिगार्डिंग वॉर्स एंड ऑल मैटर्स डेलिब्रेशंस होते थे। विदत जो होता था, या वार काउंसिल होता था, वार काउंसिल, जो वार में जीते गए बूटीज थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन इसकी जिम्मेदारी होती थी। जो परिषद था, ठीक है, जो परिषद था ये सारे जनरल मैटर्स को डील करता था। जो गना था, गना एक तरह आप सकते कोलेजिएट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी थी, कई ट्राइब्स में कोलेजिएट फॉर्म भी था मेरी ट्राइब्स में, ठीक है। तो ये सिस्टम चलता था उस वक्त, पॉलिटिकल सिस्टम, कोई सरकार नहीं थी, कोई भी कानून नहीं, कोई कानून नहीं था, कोई सरकार नहीं थी, कोई इस तरह से एज सच किंग नहीं था, ठीक। इगैलिटेरियन था, इगैलिटेरियन था, मतलब कहने का मतलब कि जो ट्राइब का लीडर था, ठीक है, जो ट्राइब का लीडर था, नो डाउट ही वाज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, ऐसा नहीं था कि उसको राजा वाला दर्जा था, फर्स्ट अमंग इक्वल्स था, ठीक है। तो बहुत हद तक इगैलिटेरियन था, कोई पॉलिटिकल बेसिस पे नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन पॉलिटिकल बेसिस, किसी भी पॉलिटिकल बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ठीक। ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करें, देखिए कभी भी कुछ बातें समझ लीजिए हिस्ट्री ऑप्शनल, पॉलिटिकल लाइफ है तो किसके बारे में बात होगी? राष्ट्र के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, कानून के बारे में, आर्मी के बारे में, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। तो ब्यूरोक्रेसी थी बहुत ही नेसेंट स्टेज, मतलब बहुत अनारी स्टेज, नेसेंट स्टेज, मतलब जस्ट वो बनना शुरू हुआ था, है ना। क्योंकि ऋग्वेदा में 3 ही ऑफिसर्स की चर्चा है, दैट इज पुरोहित जो पूजा कराता था, ठीक है, सेनानी जो सेना को लीड करता था, और ग्रामिनी हु वाज द हेड ऑफ द ग्राम, ठीक है। जो यूनिट थी, यूनिट थी वो कैसी थी? सबसे ऊपर हुआ करता था फैमिली, दैट वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट, फैमिली जो था वो स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ करता था, ठीक है। फैमिली के नीचे आप आ जाए तो जिसको कुल भी कहते थे, कुछ जो होते थे मिल करके, कई सारी फैमिलीज मिलके एक ग्राम बनाते थे, जिसको लीड करते थे कौन? ग्रामीणी, ग्रामीणी वाज द लीडर ऑफ इट। कुछ कई सारे ग्राम्स मिल करके विश बनाते थे, विच वाज लेड बाय विशपति, और कई सारे विश जो थे वो मिल करके फाइनली एक जना बनाते थे, दैट वाज लेड बाय जनास्य। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन था, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं कह सकते, आप कह सकते हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्रोनोलॉजी थी सोसाइटी, है ना। फैमिली स्मॉलेस्ट, जिसको हम लोग कुल भी कहते थे, क्या कहते हैं आज भी आप सुनते होंगे, कुल देवता लोग कहते हैं, मेरे कुल देवता ये भगवान है, कुल,
मेरे कुल देवता ये भगवान। जैसे आप पहाड़ों में जाएंगे तो एक कुल देवता है गोलू देवता, उनके कुल देवता होते हैं। आप अब मेरे बिहार में जाएंगे तो जैसे हम लोग जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो छपरा में एक मंदिर है जिनका नाम है गढ़ देवी माँ, है ना, तो गढ़ देवी माँ हमारी कुल कुल माता है। आप हरियाणा दिल्ली साइड में जो नाई समाज के लोग हैं, वो एक बाबा मोहन राम जिनको खोली वाले बाबा कहते हैं, है ना, गुड़गांव में उनसे आगे राजस्थान बॉर्डर हरियाणा बॉर्डर पे उनका मंदिर भी है, जयपुर रोड पे बहुत फेमस है, वहाँ भंडारा भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुल होते हैं। राजस्थान में जाएंगे तो तेजा जी कई लोग के कुल होते हैं, तो एक अपनी फैमिलियल गॉड होते हैं, तो इस तरह से कुल शब्द वहां से उठा हुआ है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी की बात हो गई। कोई अब पॉलिटिकल सिस्टम की बात हो रही है तो लॉ की बात करें तो याद रखिए, नो नो कोडिफाइड लॉ, कोई संविधान नहीं था, नो कोडिफाइड लॉ। ठीक है, ट्राइबल लीडर वाज द चीफ कॉर्ड ऑफ जस्टिस, वही सारे जस्टिस को डील करते थे जो ट्राइब के लीडर होते थे। ठीक है, एच आर्मी, नो प्रॉपर आर्मी, कोई प्रॉपर आर्मी नहीं था। ठीक है, ट्राइब ही उनका आर्मी था। ठीक है, ट्राइब ही उनका आर्मी था। ठीक है, ट्राइब ही आर्मी हुआ करता था, और ट्राइब अंडर आर्मी, ठीक है, जो सेनानी के अंदर ट्राइब्स लड़ा करता था, जो सेनानी था उसके वो लीड करता था ट्राइब को वार्स के साथ। वार्स थे, बिल्कुल थे। दो कारण से थे मेनली वॉर्स थे। एक था लैंड उस समय इतना प्लेंटी में था कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस इतनी थी नहीं, एग्रीकल्चर उतना डेवलप था नहीं, इसलिए लैंड। वार्स था काऊ के लिए वार्स होते थे। और अगर आप अपनी बेटी को लव मैरिज मैरिज के लिए अगर आप बेटी देने से मना कर दी, राजा को पसंद आ गई लड़की नहीं दिया, तो मेनली उसके लिए वॉर्स हुआ करते थे, नॉट फॉर लैंड ओनरशिप, याद रखने का। ठीक, वॉर्स होते थे। ऋग्वेदा में आपको हमेशा फैक्ट्स लिखना चाहिए एस्टेब्लिश करने के लिए। आप बात हो ऋग्वेदा में किंग शुदा की, है ना, वॉर की चर्चा है ना, रेफरेंस है किंग शुदा के वॉर की, रेफरेंस ऑफ हिज वॉर, किंग शुदा के वॉर की रेफरेंस है। ठीक है, अगर हम टैक्सेशन सिस्टम की बात करें, अगर मैं टैक्स की बात करता हूं, तो टैक्स सिस्टम जो था वो नो टैक्स, नो कोई वो टैक्स था, नो टैक्स सिस्टम था। ठीक है, एक बाली की चर्चा है ऋग्वेदा में। ठीक है, बाली जो है वो एक वॉलेंट्री ऑफरिंग था। क्या था? वॉलेंट्री ऑफरिंग था। तो इससे आपको आंसर लिखने के गुण सिखा रहा हूं। मान लो कुछ ऐसा किंगडम का आ जाए कि पॉलिटिकल सिस्टम पे कमेंट करिए, तो पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या आपको देखना होता है भाई, कि सिस्टम कैसा था स्टेट का। ठीक है, वहां का आर्मी का क्या सिचुएशन था, लॉ का क्या सिचुएशन था। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी किस स्टेज में थी। ठीक है, इस तरह की तमाम बातें देखनी पड़ती। ठीक, आप इस तरह से आपको अप्रोच मिल जाएगा ऑप्शन में आंसर लिखने में। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल लाइफ इन लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज में पॉलिटिकल लाइफ क्या थी, देखिए। इट वाज मार्क्ड बाय एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी, है ना, एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज, दोनों सेम थे इसमें। एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी भी थे और एलिमेंट्स ऑफ चेंज भी थे। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी भी थे, एलिमेंट्स ऑफ चेंज भी थे। तो कंटिन्यूटी किस किस चीज में रहा, कंटिन्यूटी किस चीज में रहा भाई, देखिए। ये आपको मैं ऐसे नहीं, विदाउट एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी चेंज दोनों आप लिख सकते हैं, ऐसे दोनों थे, कंटिन्यूटी और चेंज दोनों थे। ए पॉइंट इसको मान लीजिए। बी पॉइंट, ट्राइबल कैरेक्टर कम हुआ, क्योंकि आगे आप चलेंगे इकोनॉमी थोड़ी डेवलप हुई तो ट्राइबल कैरेक्टर कम हुआ एसिमिलेशन ड्यू टू एसिमिलेशन ऑफ ट्राइब्स एंड ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो ट्राइबल कैरेक्टर उनका कम हुआ। ठीक है, डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स अब कम हुए, मतलब डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स कम हुए, मतलब सभा समिति एग्जिस्ट तो करते थे लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस डिक्रीज हो गई। ठीक, अभी भी पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो इगैलिटेरियन था। दिस इज अ काइंड ऑफ कंटिन्यूटी फ्रॉम अर्ली वैदिक एज। ठीक है, अब किंग का कॉन्सेप्ट इमर्ज हो गया, किंग कॉन्सेप्ट इमर्ज्ड। जो ट्राइबल लीडर था अर्ली वैदिक एज का, अब वही फॉर्मली किंग बन चुका था।
वही फॉर्मली किंग बन चुका था। रेफरेंस है वैदिक टेक्स्ट के अंदर किंग परीक्षित का। इसका मतलब है कि जो किंगशिप था वो स्टार्ट हो गया था। ये अलग बात है अभी एम्पायर नहीं बने थे, लेकिन किंग के कॉन्सेप्ट आ गए थे। ठीक। इसके अलावा अब किंग जो है धीरे धीरे हेरेडिटरी होने लगा था। हेरेडिटरी होने लगा था। ठीक है, किंग धीरे धीरे हेरेडिटरी होने लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वैदिक टेक्स्ट में, वेदास में युवराज की चर्चा है, और युवराज मतलब होता है किंग का उत्तराधिकारी, जिसको इंग्लिश में हायर कहते हैं। ठीक है। अब किंग जो है इलेबोरेट, किंग की पावर बढ़ गई थी, वो इलेबोरेट यज्ञ होने लगे थे, या इलेबोरेट यजनाज होने लगे थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्यों होता था? ताकि अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए, ताकि हम घोड़ा को दौड़ाएंगे, अब जो जहां रोक लेगा वहां वार होगा। ठीक है, और नहीं रोका तो जहां तक मेरा घोड़ा बिना रोक टोक के दौड़ जाएगा वो मेरा अंपायर हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, राजसूय यज्ञ। इस तरह के यज्ञ की चर्चाएं हैं ऋग्वेदिक, सॉरी, लेटर वैदिक टेक्स्ट में। राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ है ना, दिस वाज राजसूय वाज कॉन्सिक्रेशन, कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी, जिसको आज स्वेरिंग इन सेरेमनी कहते हैं। ठीक है। तो किंग का पावर बढ़ गया था। अब भी वॉर्स हो रहे थे, लेकिन अब जो वॉर्स हो रहे थे वो कहीं ना कहीं ज्यादा फियर्स थे। ठीक है, अलायंसेस बनने लगे थे। ठीक है, काउंटर अलायंसेस बनने लगे थे। तो कहीं ना कहीं अब वार के स्केल जो थे, वार्स के जो स्केल थे, आर्मी का स्केल था, वो सिर्फ एक ट्राइबल वार्स नहीं रह गया था, एक फॉर्मल वार का रूप ले चुका था। ठीक है, स्केल्स वार के बढ़ गए थे। ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी नेसेंट स्टेज में हुआ करती थी, अब वो मैच्योर्ड स्टेज में पहुंच गई थी। कैसे पता सर? लेटर वैदिक टेक्स्ट बताते हैं कि 16 काइंड ऑफ ऑफिशियल्स थे। क्या थे? 16 काइंड ऑफ ऑफिशियल्स थे। ये लेटर वैदिक टेक्स्ट बताती है। कौन बताती है? लेटर वैदिक टेक्स्ट ये बताती हैं कि 16 काइंड ऑफ ऑफिशियल्स प्रेजेंट। तो कहीं ना कहीं पहले 3 थे, पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी। अब वो 16 काइंड में एक्सपैंड हो गया, मतलब कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी एक्सपैंड हुई है, और पॉलिटिकल सिस्टम जो है अपनी मैच्योरिटी फॉर्म की ओर बढ़ रहा है। अब जो वार होते थे ये टेरिटरीज के लिए होने लगे थे। किसके लिए होने लगे थे? पहले काऊ और लव मैरिज के लिए होते थे, अब टेरिटरीज के लिए होने लगे थे। ठीक है, ओके। इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं और क्या था। ठीक है, राष्ट्र जो था, स्लोली राष्ट्र कॉन्सेप्ट जो था, आया तो नहीं था, बट स्लोली इन द मेकिंग, वो स्लोली इन मेकिंग होने लगा था, क्योंकि अब टेरिटोरियल वॉर्स होने लगे थे। ठीक है। इसके अलावा टैक्सेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो 2 नए टैक्स आ गए थे, भोगा एंड भागा। भागा जो था वो लैंड टैक्स था, लोगों को देना था, मैंडेटरी नहीं, दिस वाज मैंडेटरी टैक्स, पहले जैसा वॉलंटरी ऑफरिंग नहीं था। सिमिलरली भोग जो था, दैट आर सेरेमोनियल गिफ्ट्स। सेरेमोनियल गिफ्ट्स किसको मिलना था? किंग्स को। और ये दोनों ही मैंडेटरी थे, मतलब आपको देना है, इसको आप नहीं बच सकते हैं। जो अर्ली वैदिक एज का बाली था, ठीक है, वो अब मैंडेटरी हो चुका था। वो अब मैंडेटरी हो चुका था। ठीक है, पहले वो वॉलेंट्री ऑफरिंग थी, अब वो मैंडेटरी ऑफरिंग हो, मैंडेटरी आपको देना ही था, आप बच नहीं सकते थे, क्योंकि रिलेटर वैदिक एज में बाली साधक की चर्चा है। बाली साधक की चर्चा है। बाली साधक कौन थे भाई? जो टैक्स कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्शन ऑफिसर थे। ठीक है, ही वाज वन ऑफ द 16 काइंड ऑफ ऑफिशियल्स। ठीक है, लॉ अब भी सेम था, लॉ अब भी नॉट कोडिफाइड था, लॉ अब भी नॉट कोडिफाइड थी। ठीक है, इस तरीके से पॉलिटिकल लाइफ हमने अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज दोनों की देखी। कोशिश है, देखिए, मैं किसी भी लेक्चर को 40 मिनट से ऊपर, 45 मिनट से ऊपर नहीं ले जाना चाहता, फिर वो बोरिंग हो जाता है। तो भले मुझे एक ही छोटे चैप्टर को 2-3 में तोड़ना पड़े, मैं तोड़ता हूँ, बट ज्यादा लंबा नहीं ले जाता। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल लाइफ ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज में सोशल लाइफ का क्या स्टेटस था? ठीक है, तो अर्ली वेज में सोशल लाइफ का क्या स्टेटस था, उसके विषय में हम लोग को चर्चा करनी है। फिर बता देता हूँ, जब सोशल लाइफ आता है तब किसकी चर्चा करते हैं? फैमिली की। ठीक है, फिर आप चर्चा करते हो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन की। ठीक, फिर आप बात करते हो स्लेवरी की, फिर आप करते हो वर्ना सिस्टम की, फिर आप बात करते हो जाति सिस्टम की, फिर आप बात करते हो आश्रम सिस्टम की,
एंड सो ऑन। तो ये होता है सोशल लाइफ। तो इस तरह से आंसर फ्रेम सीखिए। दूसरे ऑप्शन में कुछ भी आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि जब सोशल लाइफ आया तो हमें क्या क्या जिक्र करना होता है। अब सोशल लाइफ में बात करेंगे वर्ड की, तो दैट विल लुक एब्सर्ड। देखिए ऑप्शन में कुछ गलत नहीं होता है, खासकर हिस्ट्री जैसे ऑप्शन में, लेकिन आपको किस चीज से विषय में बात करनी है वो जानना महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो सोशल लाइफ में हम लोग अर्ली वैदिक की बात करें, फिर स्टार्ट करते समय लिख दिया गया इसका टेक्स्ट है हमारे पास, ऋग्वेद के सोर्स और कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्स है जो चैप्टर के एंड में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो ट्राइबल कैरेक्टर था सोशल लाइफ का, मैंने आपको बताया पहले ही, सेम एज पॉलिटिकल लाइफ। सेकंड बात करेंगे कि फैमिली जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट था, है ना, फैमिली जो था वो स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ करता था। फैमिली जो था उसमें तीन बातें होंगी। पैट्री लीनियल था, मतलब लीनियस जो था वो फादर के साथ होता था, कि फादर के फैमिली के साथ लीनियस होगा। पैट्री लोकल था, मतलब फैमिली फादर जहाँ रहते थे वहां पे ग्रो होता था। ठीक है। पैट्री लीनियल, पैट्री लोकल। ठीक है। और एक और इसमें बात होता है पैट्री और पैट्रियार्कल, यानी पुरुष प्रधानता था, पैट्रियार्कल। ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैरिज की। मैरिज की हम लोग बात करेंगे तो सैंक्रामेंट था, मतलब कि आप तोड़ नहीं सकते थे, पवित्र माना जाता था। नो डाइवोर्स, कॉन्सेप्ट का कोई ऑफ डाइवोर्स नहीं था, सैंक्रामेंट था। ठीक। लव मैरिज अलाउड था। इसके अलावा नो चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज जैसी कोई बात नहीं थी। ठीक। पॉलीगैमी था, मतलब एक मर्द मोर देन वन वाइफ रख सकता था। पॉली एंड्री भी था, मतलब एक महिला के मोर देन वन हस्बैंड थे, बट ये रेयर था एज कंपेयर टू पॉलीगैमी। ठीक। ये मैरिज की चर्चा हो गई, फैमिली की चर्चा हो गई, ट्राइबल कैरेक्टर की चर्चा हो गई। ठीक। वर्ना सिस्टम, वर्ना सिस्टम देखिए क्या था, ये वर्ना सिस्टम इमर्ज हो चुका था। ठीक है। इमर्ज ड्यूरिंग लास्ट ईयर्स ऑफ अर्ली वैदिक एज। कहाँ से इमर्ज हुआ, इसका सोर्स लिखना जरूरी है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। 10th मंडल, ऋग्वेद के 10th मंडला से ये इमर्ज हुआ था। ठीक है। 10th मंडला ऑफ ऋग्वेद से में एक हिम है जिसको कहते हैं पुरुषुक्ता हिम, जो बताता है कि कैसे ब्रह्मा के, हालांकि दिस इज नॉट, मेरा काम है बताना, आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी काइंड ऑफ जातिवाद, पर मैं बता रहा हूँ जो वहाँ लिखा हुआ है उसमें बताया गया कि ब्रह्मा के जी के सर से ब्राह्मण आए, कंधे से क्षत्रिय आए, जांघों से वैश्य आए और तलवे से शूद्र आए। मैं फिर डिस्क्लेमर ऐड कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल इसमें विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन काम है पढ़ाना बताना, तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो वर्ना सिस्टम आया। ठीक है। अब इसमें कौन कौन वर्ण थे, पर एक फुल 4 वर्ण की चर्चा है। ठीक है। कौन कौन से वर्ण थे, ठीक है, एक सेकेंड में आपको बता दूं, वरना हाँ, कौन कौन से वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण यानी वर्शिप क्लास, वैश्य यानी बिजनेस क्लास। ठीक है। क्षत्रिय वॉरियर क्लास, शूद्र दैट इज जो कहते हैं कि इनका काम था बाकी तीनों को सर्व करना, लोअर क्लास लोग कहते थे। ठीक है। वर्ण सिस्टम के बाद नेक्स्ट आया आपका विमेन की कंडीशन। विमेन जो थी हाईली रेस्पेक्टेड थी, हाईली रेस्पेक्टेड होती थी, इवन हाईली एडुकेटेड होती थी। हाईली एडुकेटेड वीमेन को कहा जाता था ब्रह्मवादिनी। अर्ली वैदिक सोर्सेस जैसे कि ऋग्वेदा में कई हाईली एडुकेटेड महिलाएं जैसे अपाला, ओशा, लोपामुद्रा की चर्चा है, जो कि अर्ली वैदिक टेक्स्ट को वो एडिट भी करती थी, टेक्स्ट को भी वो लोग लिखती थी। ठीक है। मदर ऑफ सन्स एंड वाइफ्स वेर हाईली रेस्पेक्टेड, मदर ऑफ सन्स हाईली रेस्पेक्टेड। ठीक है। उनके अगेंस्ट वायलेंस वाज कंसिडर्ड वायलेंस और सिन अगेंस्ट ऑलमाइटी गॉड। 7 सन मेटा प्रेफरेंस था,
महिलाओं का सम्मान था, लेकिन कहीं न कहीं इच्छा थी बेटा पैदा होने के लिए, वो हिंदुस्तान में आज भी है। सन बेटा प्रेफरेंस था। यज्ञ बहुत किए जाते थे, यजनास जिसको कहते हैं सन बेटा प्रेफरेंस के लिए। ठीक है। एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो एजुकेशन सिस्टम कोई स्क्रिप्ट नहीं था, और स्क्रिप्ट नहीं होने के लिए ओरल एजुकेशन होता था, गुरुकुल में होता था, गुरु शिष्य परंपरा होती थी। आप महाभारत वगैरह में, हालांकि वो लेटर वैदिक एज है, पर ये चीज अर्ली वैदिक एज में भी था। ठीक है। महिलाओं में एक और चीज था, विडो रिमैरेज अलाउड था। तो समझ लीजिए समाज आगे जाके ज्यादा नैरो माइंडेड हुआ, रैदर वो पहले कम था। ठीक है। 9, स्लेवरी की अगर मैं बात करूं तो स्लेवरी प्रेजेंट था। ठीक है। स्लेव्स हाउसहोल्ड वर्क के लिए स्लेव्स की चर्चा है, यूज किए जाती थी। इसके अलावा गिफ्ट्स भी दिए जाते थे यज्ञ में। यज्ञ जो होते थे उसमें गिफ्ट्स भी दिए जाते थे महिलाओं को स्लेवरी के फॉर्म में। ठीक है। तो इस प्रकार अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आश्रम सिस्टम नहीं था, आश्रम सिस्टम लेटर वैदिक पे है। तो दिस वाज सोशल लाइफ ड्यूरिंग लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक। तो देखिए सोशल लाइफ में आप समझिए मैरिज, फैमिली, है ना, वर्ना सिस्टम, जाति सिस्टम। अच्छा, वर्ना सिस्टम के बारे में एक बात बताना भूल गया, वो नो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसको जोड़ ही देता हूँ, नो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। क्यों नहीं था? और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था, है ना, तो ये नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं था। एज पर प्रोफेशन, एज पर प्रोफेशन था, कुड बी चेंज्ड। ऋग्वेदा के अंदर चर्चा है कि एक ही फैमिली के लोग अलग अलग वर्ण में थे। तो अगर वो बर्थ से रिलेटेड था तो ऐसा नहीं हो सकता था, जो प्रूफ करता है कि प्रोफेशन से रिलेटेड था और कोई चेंज कर सकता था। सेम फैमिली कुड हैव सेम फैमिली कुड हैव डिफरेंट वर्ना मेंबर्स, है ना। ये कहानी थी। इस प्रकार हमने अर्ली वैदिक एज का देख लिया, सोशल लाइफ। नेक्स्ट, सोशल लाइफ किसका? लेटर वैदिक एज का सोशल लाइफ। फिर वही चीज वहां होगा, एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे सबसे पहले मैं वीमेन की बात करता हूं, तो वीमेन स्टेटस डिक्रीज्ड। पहले वो सभा समिति अटेंड करती थी, है ना, नॉट अलाउड इन सभा एंड समिति। एजुकेशन मिनिमम कर दिया गया था उनका, वेरी लेस वीमेन को एजुकेशन मिलता था। कंसीडर्ड एज कर्स, श्राप लगता था कि भाई घर में अगर बेटी पैदा हो गई तो। ठीक है, देवर कंसीडर्ड एज कर्स। ठीक है। एजुकेशन खत्म कर दिया गया, स्टेटस घट गया, सभा समिति में अलाउ होना बंद हो गई उनका जाना। ठीक है। और जितना हमने ऐसे ब्रह्मवादी देखे सब धीरे धीरे समाप्त होने लगे। ठीक। तीसरा, ट्राइबल कैरेक्टर की अगर बात करूं तो आपको पहले ही बताया कि पॉपुलेशन बढ़ने से, एसिमिलेशन होने से, ठीक है, ट्राइबल कैरेक्टर क्या होने लगा? डिक्रीज करने लगा। और कहीं ना कहीं ट्राइबल कैरेक्टर सीडेंटरी लाइफ की ओर बढ़ने लगा, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस वर्ना सिस्टम की, तो सेम था, 4 वर्ण, लेकिन मोबिलिटी जो थी पिछले बार की वो कम होने लगी। नाउ अटैच्ड विथ बर्थ,
मतलब इट बिकेम वेरी हाईली रिजिड हो गया, इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर वन टू क्लाइंब अप द लैडर। अगर शूद्र में पैदा हुआ है तो आप क्षत्रिय नहीं जा सकते, जबकि ऐसा अगली वैदिक एज में नहीं था। आप शूद्र में पैदा हुए हैं और आप वॉरियर क्लास ज्वाइन कर लिए तो आप क्षत्रिय बन गए, ठीक है। तो वरना सिस्टम रिजिड हो गया। फैमिली का जो था वो आप वही लिख देंगे, सेम एज अर्ली वैदिक एज जो वहां चर्चा हुई है ना, वही था, ठीक है। लेकिन राष्ट्र का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक नया डेवलपमेंट हुआ, दैट इज गोत्र सिस्टम, ठीक है। ये था सब लीनियज, दिस वाज सब लीनियज कि भैया एक ही वर्णा के अंदर सब लीनियज अंडर वन वर्णा। देखिए जाति सिस्टम इसे मैंने थी, जाति सिस्टम इज द ओरिजिन ऑफ पोस्ट मॉडर्न एज, है ना। वर्णा गोत्र जो था ये डिसाइड होने, इट यूज टू डिसाइड, इट डिसाइडेड मैरिज, है ना, डिसाइडेड मैरिज। कि मतलब ये आज भी आप देखेंगे हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर या और भी देश इस समय गोत्र एक्सोगेमी है, गोत्र एक्सोगेमी। गोत्र एक्सोगेमी का मतलब कि आप दूसरे गोत्र की लड़की से शादी कर सकते हैं, अपने गोत्र की लड़की जो है वो बहन मानी जाती है। और इसमें आप देखेंगे बहुत ऑनर किलिंग हुआ है। अगर आप एन मूवी देखेंगे हरियाणा वाली, तो उसमें आप देखेंगे बहुत इसमें ऑनर किलिंग होते रहे हैं, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट यूपी, बिहार वगैरह में। कि भैया ये बिहार में तो कम हुआ, जाति प्रथा ज्यादा डोमिनेट है। इधर मैंने देखा है गोत्र प्रथा गोत्र प्रथा ज्यादा डोमिनेट है। तो सेम गोत्र में बहन मानी जाती है और उसमें मोहब्बत हो गई तो लोग भाग जाते हैं, फिर फैमिली उनकी ऑनर किलिंग के पीछे पड़ जाती है, हालांकि ये गलत है। मैं फिर कहता हूँ, सोशल सोसाइटी को रिफॉर्म, समाज के एक ऑर्गेनिक एंटिटी है सोसाइटी, इसका रिफॉर्म होना जरूरी है समय के साथ, ठीक है। या तो आप चेंज हो जाइए या बर्बाद हो जाइए, दो ही चीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट डॉट, वुमेन का मैंने कंडीशन आपको बता दी, है ना। स्लेवरी जो था वो इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड फ्रॉम अर्ली वैदिक एज, वहां भी था पर अर्ली वैदिक एज से ज्यादा। और जो वीमेन स्लेव्स थे, आपको पता है ओवरऑल चूंकि महिला की कंडीशन खराब हो गई, तो जो वीमेन स्लेव्स थी, जो वुमेन स्लेव्स थी उनकी कंडीशन और डिटोरेट हो गई, है ना, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आश्रम सिस्टम डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया? आश्रम सिस्टम डेवलप हो गया। आश्रम सिस्टम क्या था, इसकी पहली बार जो चर्चा है वो जाबला उपनिषद के अंदर चर्चा है। मेंशन द सोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जाबला उपनिषद में चर्चा है। और चंदोगया, चंदोगया उपनिषद के अंदर भी इसकी चर्चा है, ठीक है। क्या चर्चा है भाई? कि चार फोल्ड आश्रम डेवलप हुआ। और कौन कौन से आश्रम थे? चार आश्रम थे। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, जहां बच्चा गुरुकुल में रहता था और गुरु के साथ गुरु शिष्य परंपरा के तहत पढ़ाई करता था। सेकंड, वनप्रस्थ आश्रम, जब बंदे की शादी हो जाती थी वो गृह घर की जीवन जीता था, कमाता था, फैमिली को अर्न करके देता था, वो उसकी जीवन थी, फैमिली का पालन पोषण करता था। देन वनप्रस्थ आश्रम, दिस इज प्री रिटायरमेंट एज, है ना, जब आदमी अपने इनकम को इंक्रीज करता है और सब कुछ सिक्योर करता है कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा। एंड लास्ट वाज एसेटिक स्टेज, दैट इज सन्यासी स्टेज, जब आप रिटायर हो जाते हैं और इट वाज एक्सपेक्टेड कि आप जंगलों में चले जाएं और भगवान की भक्ति में लीन हो, क्योंकि अब आपका अंत नजदीक है, ठीक है। आश्रम सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में सेम था अर्ली वैदिक के जैसा, लेकिन अब वीमेन को एक्सेस नहीं था इसका, ठीक है। अभी भी गुरुकुल में दिए जाते थे, ओरल ही एजुकेशन दिए जाते थे, स्क्रिप्ट अब भी नहीं हुआ करता, ठीक है। ये कहानी थी एजुकेशन सिस्टम की, ठीक है। तो इस प्रकार हमने बात कर ली सोशल लाइफ ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज, कंपेयर करने आता है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ अंडर अर्ली वैदिक एज। सोर्स क्या है? अगेन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड ऋग वैदिक एज, ऋग्वेदा, ठीक है। तो इकोनॉमिक लाइफ अंडर अर्ली वैदिक एज क्या होता भाई? इकोनॉमिक लाइफ अंडर ऋग्वेद एज की अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे, अब इकोनॉमिक लाइफ तो समझिए, समझ आपको मोनेटाइजेशन की चर्चा करनी होगी, एग्रीकल्चर की चर्चा करनी होगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की चर्चा करनी होगी, सर्विस सेक्टर, ट्रेड एंड कॉमर्स की चर्चा करनी होगी, मोनेटाइजेशन की चर्चा करनी होगी, है ना। ये सारी चीजें, तो इस चीज को समझिए, आंसर बताना समझिए कैसे होता है।
तो हम लोग जो बात करते हैं सबसे पहले अर्ली वैदिक एज में कि मोनेटाइजेशन के केस में क्या होता था। मोनेटाइजेशन सबसे पहले अगर बात करें तो जो ट्रेड में सबसे पहले बात करिए, इसमें भी सीक्वेंस सीखिए। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर की चर्चा होती है। एग्रीकल्चर क्या था देखिए, क्योंकि वो नोमैटिक लाइफ रहते थे तो वाइल्ड कल्टीवेशन होता था। वाइल्ड कल्टीवेशन होना था, नॉट प्रॉपर एग्रीकल्चर। नो प्रॉपर कल्टीवेशन वाज देयर, इट वाज सिंपली वाइल्ड कल्टीवेशन। किसका किसका होता था वाइल्ड कल्टीवेशन? वीट, राइस एक्सेट्रा, बार्ली एक्सेट्रा की वाइल्ड कल्टीवेशन होती थी। वीट, राइस, बार्ली। ठीक। सेकंड हम बात करें कि लैंड, लैंड जो था, ठीक है, वो प्लेंटी में अवेलेबल था। प्लेंटी में अवेलेबल था, और जब कोई भी चीज प्लेंटी में होता है तो कोई उसको नहीं पूछता है। ठीक है। सो नो लैंड एज प्रॉपर्टी। आपको मैंने बताया भी था कि लड़ाई लैंड के लिए कभी नहीं होती थी किंगडम के लिए। लड़ाई जो मेनली काऊ और लड़की से ब्याहने के लिए होती थी। नो लैंड एज प्रॉपर्टी। ठीक। नेक्स्ट, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। चूंकि एक नोमैटिक लाइफ रखते थे तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बहुत होता था। पिग, शिप, काऊ, गोट, है ना, इनके पिग, शिप का, गोट के मांस खाए भी जाते थे, इनके दूध भी यूज किए जाते थे। काऊ जो था उसको एक होली एनिमल माना गया था। इसी वहीं से एक कॉन्सेप्ट निकला है गौ माता का, है ना। गाय हमारी माता है जो सनातन धर्म में है। गाय को रोटी देना, हर यज्ञ में गाय के मूत्र का यूज करना, तो ये सब होली माना जाता, तो उसको ईट नहीं किया जाता था। नॉट ईटन। हालांकि ये भी डिबेटेबल है। कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस जैसे डीएन झा, ये लोग कहते हैं कि यज्ञ में गाय काटी जाती थी और उसका मांस जो था वो प्रसाद में बांटा जाता था। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई केस मुकदमा मत करना भैया मुझ पे, ऐसा किताबों में लिखा है। लेकिन वहीं पर तमिलनाडु बोर्ड जैसी हिस्ट्री, ऑथेंटिक हिस्ट्री किताबें लिखती हैं कि नहीं भाई, कहीं ऐसा ये नहीं है। एविडेंस यही है कि गाय को माता माना जाता था, कोई काटा नहीं जाता था। ठीक है, तो दिस इज एंशिएंट हिस्ट्री इज क्वाइट डिबेटेबल। ठीक है, हर पहलू हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डोमेस्टिकेशन की, हमने बात कर ली। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, आर्ट एंड, जिसको मैन्युफैक्चरिंग, आर्ट एंड कॉमर्स को, आर्ट एंड कॉमर्स को। तो आर्ट एंड कॉमर्स की बात करें तो कारपेंट्री, चूंकि लकड़ी आ गया था तो कारपेंट्री से लोग यूज करते थे। उसकी व्हील्स बनाते थे जो कि चैरियट्स में यूज होता था, है ना, व्हील्स बनाते थे कारपेंट्री में। ठीक है। गोल्ड और सिल्वर की माइनिंग होती थी, है ना, इनकी माइनिंग होती थी। और कुछ लोग कहेंगे कि सर माइनिंग तो प्राइमरी सेक्टर है, लिख सकते हो प्राइमरी सेक्टर है ना। ट्रेड और कॉमर्स था। देखिए, ट्रेड एंड कॉमर्स की कोई ऑथेंटिक, ट्रेड एंड कॉमर्स की कोई ऑथेंटिक वो नहीं मिली है, लेकिन हाँ, नो ऑथेंटिक टेक्स्ट। बट लेकिन जैसे कि कुछ सब्सटेंस पाए गए जैसे लैपिस लजूली, तो लैपिस लजूली नहीं मिलता था जहां वो नेटिव एरिया था। दिस शोज कि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल ट्रेड एंड कॉमर्स था। ठीक। नेक्स्ट, फिफ्थ के साथ हम नेक्स्ट बात करेंगे मोनेटाइजेशन की। तो मोनेटाइजेशन नहीं था, नो मोनेटाइजेशन। कोई रुपया सिक्का नहीं था, कोई मोनेटाइजेशन नहीं था। बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज होता था। मुझे टमाटर चाहिए, तुमको चावल चाहिए, 1 किलो हमने तुमको टमाटर दे दी, तुमने 1 किलो हमें चावल दे दी। ठीक है। अब चूंकि इकोनॉमी की बात हो रही है तो इसकी भी चर्चा होगी कि सोर्स क्या था इनकम का। तो सोर्स देखिए, एग्री, वार बूटी वाज एन इम्पोर्टेंट सोर्स, इम्पोर्टेंट सोर्स था। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो टैक्सेशन, चूंकि इकोनॉमी की बात हो रही है तो पॉलिटिकल सिस्टम में भी बात हो, यहाँ भी बात होगी। टैक्सेशन में अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनिशियली जो बाली था, है ना, वो वॉलेंट्री था, वॉलेंट्री ऑफरिंग था। इट वाज नॉट अ प्रॉपर टैक्सेशन। ठीक है। तो इस तरह से कहानी आपको मैंने खत्म की किसकी, अर्ली वैदिक एज में जो इकोनॉमिक लाइफ थी। 40 मिनट हो गया है, 5 मिनट और लेता हूँ। लेटर वैदिक एज में कर लो तो 45 मिनट में हमारा ये खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बार जब हम बात करेंगे तो रिलीजियस लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन, है ना, फिर जोग्राफिकल नॉलेज ऑफ आर्यंस और नेचर ऑफ सेटलमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ये सब की बात कर लेंगे। ठीक। और उसके बाद एक एड ऑन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक लाइफ इन लेटर वैदिक एज। अब आपको पता है कि भैया ट्राइबल कैरेक्टर कम हुआ था, पॉपुलेशन बढ़ा था, तो एग्रीकल्चर भी बढ़ा। ठीक है। और अब
प्रॉपर कल्टीवेशन होने शुरू हो गए, प्रॉपर कल्टीवेशन होने शुरू हो गए, ना ही कि वाइल्ड। किसके? वही वीट, राइस, बार्ली, कॉटन एक्सेट्रा। ठीक, एग्रीकल्चर होने लगा। ठीक, इसके अलावा डोमेस्टिकेशन ऑफ सेम एनिमल्स, वो क्या था? डोमेस्टिकेशन इट कंटिन्यूड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लें, एक नया काऊ का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया, है ना, और काऊ टेकन एज, काऊ को प्रॉपर्टी मानने जाने लगा, हालांकि अर्ली वैदिक एज में भी था, मैंने आपको बताया था बैटल्स उसके लिए होते थे। ठीक, आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो ये एक्सपैंड हुआ भयंकर तरीके से, है ना। सतापता ब्राह्मणा, सतापता ब्राह्मणा ये प्रिस्क्राइब करता है लिस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट एंड प्रोफेशंस जो उस समय चल रहे थे। लिस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट एंड प्रोफेशंस जो उस वक्त चल रहे थे। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स पिछले बार की तरह ही प्रैक्टिस होते थे, क्योंकि ऐसे आइटम्स पाए गए थे। आप यू कैन कोट लैपिस लाजुली, यू कैन कोट सम रोमन आर्टिफैक्ट्स, है ना, जिससे पता चलता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स थे, बट ऑन लो स्केल थे, प्रैक्टिस्ड बट ऑन लो स्केल। ठीक, सिक्स हम बात करेंगे मोनेटाइजेशन की। तो मोनेटाइजेशन भी क्या था? लो था। बार्टर सिस्टम अब भी यूज किए जाते थे। कुछ किताबें लिखती हैं कि निष्का एंड सतमना, निष्का एंड सतमना दो टर्म यूज होते थे मोनेटाइजेशन में, और दीज वेयर द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कॉइन्स। वो गलत बात है। निष्का एंड सतमना जो थे ये गोल्ड एंड सिल्वर आइटम्स थे, ये क्वाइंस नहीं, या कोई किसी प्रकार की करेंसी नहीं थे। नॉट करेंसी, डोंट गेट कंफ्यूज, प्रीलिम्स में बेवकूफ बना सकता है, नॉट करेंसी। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि सोर्स, चूंकि अब नया कल्टीवेशन बढ़ गया, नए नए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ गया, तो सोर्स जो पहले वार बूटी एक इंपॉर्टेंट सोर्स था, उसकी इंपॉर्टेंस डिक्रीज हो गई। अब काऊ से निकलने वाला दूध, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। इसके अलावा कई प्रोफेशंस आ गए। सत्यपता ब्राह्मण कहता है कि 16 प्रोफेशंस, नए प्रोफेशंस ऐड हुए थे, है ना। तो उनसे क्या हुआ कि न्यू चीजें बढ़ने लगी। इसके अलावा टैक्सेशन की बात कर ले तो मैंने आपको पहले पॉलिटिकल सिस्टम बताया, तीन तरह के टैक्स। एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, भागा, भागा जो कि लैंड टैक्स था, कंपल्सरी टैक्स था। होगा जो कि सेरेमोनियल टैक्स था, जो कि एक कंपल्सरी टैक्स था। भागा, भोगा। और एक जो बाली था, कहीं ना कहीं बाली साधक की चर्चा है, ठीक है, जो कलेक्टर था, जिससे ये पता चलता है कि ये अब मैंडेटरी हो गया था, अर्ली वैदिक एज में ये वॉलेंट्री। इस प्रकार हमने इकोनॉमिक लाइफ भी डील कर ली। 43 मिनट्स का हो गया लेक्चर, मैं स्टॉप करता हूँ। देखिए, 2 लेक्चर और आएगा वैदिक एज का। ऑप्शनल का लेक्चर लंबा होता ही है एज पर द रिक्वायरमेंट, और इसी प्रकार आज का लेक्चर मैं एंड करता हूँ। ठीक है, कुछ लोग का कहना था सर आप अच्छा लिख के पढ़ा रहे हो, इसी तरह से आप लक्ष्मीकांत क्यों नहीं पढ़ाते हो? लक्ष्मीकांत देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता, स्किप नहीं करना, कोशिश करूंगा ऐसे भी करने का। ठीक है, इसी के साथ आज का चैप्टर एंड करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में हिस्ट्री ऑप्शनल के। किसी ने पूछा सर आपके हिस्ट्री ऑप्शनल कितने नंबर थे टेलीग्राम पे, मैंने बताया मेरे 285 थे, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स पहली अटेम्प्ट में, क्योंकि मेरा प्री ही बहुत कमजोर था। तो मैं मेंस जब निकाला तो पहली अटेम्प्ट बाद झट के मैंने 285 मार्क्स लिया। ठीक है, जिन लोग का आज रिजल्ट आ रहा है उनको ऑल द बेस्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वैदिक एज के रिमेनिंग पोर्शंस के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, सबका खैर, शुभ रात्रि।